आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति क्या है बच्चों। हमारे टॉपिक है आज संविधान का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रपति। उसको एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद में है। तो ये अगर बात करें तो राष्ट्रपति अपना अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें इसके कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम जान लेते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक क्या होगा बच्चा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। अगर हम बात करें किसकी, दूसरे अनुच्छेद की, इसके बाद अनुच्छेद नंबर 53 किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद 53 की। तो देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां, किसकी? संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में नियुक्त होती हैं। शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इतनी बात जान गए। अब इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, लेकिन संघ की जो वास्तविकता की बात करें तो ऐसा नहीं है। जो संघ की वास्तविक शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? ये तो सिर्फ संविधान में ये बात कही गई है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो संघ की जो वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? आपके एक तो होता है मंत्रिपरिषद, जो होता है कैबिनेट का मंत्रिपरिषद, है ना, सेंट्रल की बात चल रही है। और किसके अंदर? मंत्रिमंडल के अंदर। मंत्रिमंडल। और इन सब का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक रूप से जो इन सब की शक्तियां होती हैं वो किसके अंदर निहित होती हैं बच्चा? प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का मुखिया क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वैसे आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं। अब हमने क्या किया? 52 पढ़ लिया, 53। अब हम पढ़ लेते हैं आपका आर्टिकल 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? 54 नहीं, उससे पहले 53 पढ़ लिया। हाँ 54, 54 देख लेते क्या कहता है। वो कहता है कि राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का जो ऐसे नहीं आप बना सकते, राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? निर्वाचन। और वो भी निर्वाचन कैसा होता है इसका? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब हम इसके अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है वो देख लीजिए। वो अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब ये तो बात कहेगी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसकी रीति क्या है, पद्धति क्या है कि निर्वाचन की क्या होनी चाहिए, निर्वाचन की रीति क्या होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं, या पद्धति क्या होगी, ये आर्टिकल 55 कहता है। आर्टिकल 56 या 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है कि इसका कार्यकाल कितना होगा राष्ट्रपति का? क्या बच्चा? कार्यकाल एवं इस्तीफा की बात इसी में कही गई है। किसमें? आर्टिकल 56 में। अगर हम यहीं पे बात करें अनुच्छेद 57 की, तो अब आर्टिकल 57 ये कहता है कि पुनः निर्वाचन होगा। पुनः निर्वाचन कैसे होगा ये बात इसमें बताई गई है। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है कि नहीं ये बात बताई गई है। उसके बाद अनुच्छेद 58 ये कहता है कि राष्ट्रपति की क्या योग्यता है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये आर्टिकल 58 बताता है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 59 की। यहीं पर अनुच्छेद 59 वो ये कहता है कि इसकी सेवा और शर्तें क्या होंगी, राष्ट्रपति बनने के लिए सेवा एवं शर्तें क्या होंगी, ये बात कही गई है। अगर अनुच्छेद 60 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को, ये आर्टिकल 60 कहता है। मैंने आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल पर चर्चा कर रहे हैं, ये हम विस्तृत भी पढ़ेंगे अभी। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? इसे हम बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। इस पे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हम राष्ट्रपति को, किसी भी राष्ट्रपति को भारत के हटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 71 की। 71 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, कौन? सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, है ना, के निर्वाचन
के निर्वाचन के मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखता है इतनी बात आप लोग जान गए, ठीक है ना। अब अगर आपको नहीं समझ आया तो ये कह रहा है कि जैसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद हो जाता है, तो जो इसके चुनाव के मामले का जो अंतिम निर्णय लेगा वो कौन लेगा भैया? डिसीजन जो लेगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट लेगा या सर्वोच्च न्यायालय लेगा। कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या करेगा बच्चा? निर्णय लेगा। आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे और भी चीजें देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी अनुच्छेद 72 की। किसकी बच्चा? अनुच्छेद 72। इसमें राष्ट्रपति की क्या है? क्षमा दान शक्ति है। इन पर भी हम चर्चा करेंगे। क्षमा दान की शक्तियों पर चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 123 की। इसमें इसको पावर मिली है राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति। इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि अध्यादेश की शक्ति क्या होती है। अध्यादेश की शक्ति, ठीक है। इतनी आप जान गए। तो हमने आपको मोटा मोटी सारे आर्टिकल्स जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति के, उन पर हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की है। अब उनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमने आर्टिकल देखा, हम उससे पहले देखते हैं शपथ किस आर्टिकल के तहत लेते हैं। तो आपका ये है अनुच्छेद 60। सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो राष्ट्रपति होता है वो शपथ किस आर्टिकल के तहत लेता है? तो आर्टिकल 60 के तहत वो क्या करता है? शपथ लेता है ना। अब इसको शपथ जो राष्ट्रपति लेता है वो इसको कौन दिलाता है? मान लो ये हो गया राष्ट्रपति का चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति बन गया। अब जब राष्ट्रपति बन गया तो उसको शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का। कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब सपोज करो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अब है नहीं, तो कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या करेगा बच्चा? शपथ दिलाएगा। इतनी आप बात जान गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस्तीफे की, है ना। अब आर्टिकल आपका कौन सा है? इस्तीफा किस आर्टिकल के तहत दिया गया था वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं कि इस्तीफे की कार्यकाल, आपको शपथ पता चल गया। अब कार्यकाल एवं इस्तीफे की बात करें तो हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 56 की। इसी के तहत क्या है बच्चा? राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा एवं वो अपना इस्तीफा किसको देगा, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं लगे हाथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो राष्ट्रपति जो होता है ये, अगर हम इस्तीफे की बात करें, सबसे पहले हम इस्तीफे पे चर्चा करेंगे। अगर राष्ट्रपति इस्तीफा की बात करें तो किसको देता है अपना इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है बच्चा? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति सूचना किसको देता है बच्चा? तो उपराष्ट्रपति को जैसे इस्तीफा मिलेगा वैसी वह सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। इतनी बात समझ गए कि हमें उपराष्ट्रपति तुरंत बताएगा लोकसभा अध्यक्ष को कि हमें राष्ट्रपति के द्वारा इस्तीफा दिया गया है ना। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कार्यकाल पर, है ना। किस पर? ये इसी आर्टिकल में है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, अगर हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है बच्चा वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। अब ये जो राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा, है ना, किन अगर देता है तो किस किस इस्तीफे को इस्तीफा अगर इसने दिया, राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया, या क्या हुआ? हटाना पड़ा इसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, या राष्ट्रपति की क्या होगी बच्चा? मृत्यु हो गई, या राष्ट्रपति क्या हो गया? बीमार पड़ गया। मान लो सपोज करो राष्ट्रपति बीमार पड़ गया, या राष्ट्रपति कहीं छुट्टी पर घूमने गए, इंसानी तो है तो छुट्टी पर घूमने गए, तो उस समय पे राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा, है ना। तो वहां पे कार्य करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन कार्य करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है। अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने दिन तक कार्य करेगा? मैक्सिमम 6 माह का समय होता है कार्य करने का। उसके अंदर आपको क्या करना होगा? राष्ट्रपति को बनाना होगा। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन बन सकता है ना। सबसे पहले अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है उपराष्ट्रपति। कौन बनता है बच्चा? उपराष्ट्रपति। किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का
मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी अपने उस पर नहीं है, मतलब किसी कारणवश अपने पद पर नहीं है, तो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा बच्चा? कार्य करेगा। इतनी बात समझ गए? फिर समझ लो, जैसे कोई राष्ट्रपति है और समय से पहले उसका कार्यकाल वो समाप्त अपना करना चाहता है, मान लो 5 वर्ष पूरा नहीं करने देने चाहता है, तो वो क्या करेगा? या तो इस्तीफा से कार्यकाल पूरा न करेगा, या हटना चाहता है अपनी मर्जी से, या उसकी मृत्यु हो गई, उसको हटा दिया गया है महाभियोग द्वारा, या वो बीमार पड़ गया है, या वो छुट्टी पे चला गया है। इस स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति भारत को चाहिए, तो वो क्या करेगा? क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई ना कोई कार्य करेगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करेगा तो मैक्सिमम 6 माह का समय उसके पास होगा, और 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना चाहिए। तो उस 6 माह के भीतर कौन कौन राष्ट्रपति बन सकता है? सबसे पहले तो बनाया जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसी कारणवश अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, और वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, है ना। अब हम इस पे और भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा क्या है चर्चा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में हमने जो चर्चा की है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन बने? फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। कौन बने थे आपके? ये थे बीबी गिर जी थे, है ना, बीबी गिर। कौन सी सन में? 1969 ईस्वी में। क्यों बने? क्योंकि जाकिर हुसैन जी थे, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। तो अब कौन बने बच्चा? बीबी गिर जी हमारे कौन बन गए थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर 2 माह के भीतर के अंदर इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया। और ये कौन थे? बीबी गिर जी उपराष्ट्रपति थे उस समय पर। अब देखो यहां से जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति थे, बीबी गिर जी उपराष्ट्रपति थे। तो ये जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई 1969 ईस्वी में, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में किसने काम किया? बीबी गिर जी ने। बीबी गिर उस समय उपराष्ट्रपति थे। जब बीबी गिर ने क्या किया? 2 माह के बाद क्या दे दिया बच्चा? अपना इस्तीफा दे दिया। तब कौन बना? तब उसके बाद बना भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चा? उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो उस समय पे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे वो आप जान लीजिए। तो उस समय पे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था मोहम्मद हमीदुल्लाह। क्या नाम था उनका? मोहम्मद हमीदुल्लाह। और ये कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। अब इन्होंने किसका कार्य कर रहे हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। यही तो श्रेणी मैंने बताया था। अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बनेगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश बनेगा भारत का, अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश बनेगा। तो आप इतनी बात समझ गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आयु की, कि भारत की राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। तो भारत के राष्ट्रपति की अगर आयु देखें तो भारत के राष्ट्रपति की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कम से कम 35 वर्ष प्लस होनी चाहिए। पूर्ण कर चुका हूं, इतनी आयु होनी चाहिए, है ना। ये जो 35 वर्ष की आयु किस किस की और मांगते हैं, है ना, कम से कम किन किन की होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति अगर बनने के लिए भी आपको इतनी आयु की आवश्यकता पड़ती है, और राज्यपाल बनने के लिए भी इतनी ही आयु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर इनकी हम क्या करें, अधिकतम या मैक्सिमम आयु की, ये कम से कम की बात है। अधिकतम आयु की बात करें कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी चाहिए, तो कोई नहीं है, ये अनिश्चित है, कितनी भी हो, 100 साल, 90 साल, है ना, 150 साल, 200 साल, कितनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे पुनः निर्वाचन की। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन, है ना, ये किस आर्टिकल में था वो भी आप अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, वरना हम तो आपको बता ही रहे हैं। तो पुनः निर्वाचन है आपका आर्टिकल 57 में, है ना। तो राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कितनी भी बार हो सकता है, अनिश्चित बार किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति एक बार नहीं, कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार, है ना, ये भारत में रूल है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका के अंदर, है ना। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों की। अब हम बात करेंगे वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते पर चर्चा करेंगे। तो अगर हम राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते की बात करें तो भारत की संचय निधि से भारत के राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। भारत की
निधि से किसको? भारत के राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। बात इतनी आज समझ आई? ठीक है। अब कौन और लोग हैं जिनको भारत की संचित निधि से ही, ये तो सिर्फ हमने आपको बता दिया कि अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते कहां से दिए जाते हैं तो आप बता सकते हैं भारत की संचय निधि से। अब भारत की संचय निधि से किस किस और को, है ना, अन्य किन किन लोगों को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं वो भी यहीं पे लगे हाथ देख लो। एक तो उपराष्ट्रपति को यहीं से भारत की संचित निधि से ही वेतन दिया जाता है और भत्ते। ऐसी राज्यसभा के राज्यसभा का उपसभापति यहीं से वेतन एवं भत्ते प्राप्त किया जाता है। उससे पहले आप ये जान लीजिए जो उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति है, इसको इस उपराष्ट्रपति के पद से के लिए वेतन नहीं दिया जाता भारत की संचय निधि से, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य करता है उसके लिए उपराष्ट्रपति को, है ना, वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। किस पद के लिए? राज्यसभा के सभापति के पद के लिए। इसी तरीके से लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष को भी एवं उपाध्यक्ष दोनों को संचित निधि से ही, भारत की संचित निधि से ही पैसे दिए जाते हैं, वेतन दिया जाता है। इसी तरीके से भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे क्या बोलते हैं उसको भी इसी से मिलता है। इसी तरीके से यूपीएससी, है ना, संघ लोक सेवा आयोग, यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अध्यक्ष को एवं उसके सदस्यों को भारत की संचय निधि से ही पैसा दिया जाता है। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे वरिष्ठ न्यायाधीश हो, चाहे कोई भी न्यायाधीश अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो उसको भी यहीं से भी भारत की संचय निधि से ही पैसे दिए जाते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब और भी इससे आगे चीजें और जान लेते हैं, है ना। भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं पर आप चर्चा करते हैं। इस पर योग्यता है किसकी? राष्ट्रपति की। वो किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति की योग्यता है? अनुच्छेद 58। अब राष्ट्रपति बनने के लिए भारत क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले उसको योग्यता होनी चाहिए बच्चा, वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। इतनी बात आप जान गए। उसके बाद उसको क्या होना चाहिए? लाभ के पद पर ना हो, ना हो। अब लाभ का पद क्या होता है कि वो कोई भी सरकारी कर्मचारी ना हो। दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, इतनी बात जान गए। उसके बाद वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इतनी बात आप जान गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। वो मैंने योग्यता बता दी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई आर्टिकल 54 में। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसका भी मतलब समझ लीजिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है? एक निर्वाचन मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचन मंडल होता है। अब उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं वो जान लीजिए। एक तो होता है लोकसभा, लोकसभा होती है। दूसरे होते हैं राज्यसभा और तीसरी होती है सभी विधायक। अब इनमें भी एक कंडीशन है, लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वही, ऐसी इसमें भी निर्वाचित सदस्य और इसमें भी निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचित जो शब्द है वो तीनों में होना चाहिए। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी विधायक के सभी निर्वाचित सदस्य, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। वो ही लोग क्या करते हैं? लोकसभा की निर्वाचन मंडल में शामिल थे शुरुआत में जब मूल संविधान लागू हुआ था, है ना, मूल संविधान में। उसके बाद क्या किया गया? आपका 70वां अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये राज्यों की बात थी ना, राज्यों के सभी विधायक, यहाँ पर एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, राज्यों के सभी विधायक, है ना। अब 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। और 1992 में क्या किया गया? जो केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, 1991 में कब बनी? विधानसभाएं बनी और 1992 70वें संविधान संशोधन द्वारा उनको भी निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया। किस किस को?
दिल्ली को और पुडुचेरी को, है ना, दोनों को, पुडुचेरी। अब इसके भी जो निर्वाचित सदस्य थे, विधायक थे, उनको भी किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने की अनुमति मिल गई। इतनी बात आप जान गए, ठीक है, आप इतनी बात जान गए। अब हमने निर्वाचन शब्द का मतलब आप समझ लीजिए कि जो निर्वाचन शब्द है और एक शब्द था अप्रत्यक्ष, दोनों जान लीजिए। देखो, एक तो निर्वाचन क्या होता है कि उसको मनोनीत ना किया गया हो किसी के द्वारा, वो कोई न कोई प्रक्रिया से, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो, पर वो निर्वाचित हुआ हो, डायरेक्ट मनोनीत नहीं किया गया हो। ये बात इसलिए निर्वाचित होनी चाहिए, मनोनीत नहीं होना चाहिए। ये आपको मतलब समझ गया। अब अप्रत्यक्ष का मतलब समझ लीजिए। अप्रत्यक्ष दो शब्द है। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जनता चुने जिसको, अप्रत्यक्ष से कि जनता नहीं चुने, लेकिन उनका चुनाव हो वो बात। अब जनता के द्वारा किसको चुना जाता है डायरेक्टली, किसको, लोकसभा के चुनाव होते हैं, सुना हो आप लोगों ने, तो आप सांसद चुनते हैं। इसी तरीके से विधायक होते हैं, उनके चुनाव में वोट करते हैं, वो होते हैं, ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अब इनका जो सांसद बना और विधायक बना, ये जनता ने चुन के भेजे, इन्हीं के वोटों के द्वारा किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट क्या जनता ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, नहीं, जनता ने चुना सांसदों को और विधायकों को, सांसदों और विधायकों ने किसके चुनाव में भाग लिया, राष्ट्रपति के, तो वहां से इनका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। इतनी बात आप जान गए, ठीक है। अब जान लें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया क्या है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जान लेते हैं। अच्छा, प्रक्रिया जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो किस नीति के तहत होता है, वो किस पद्धति से होता है, ये जान लीजिए, है ना, रीति, पद्धति या प्रक्रिया, है ना। ये है आपकी, ये बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 55 में। उस पद्धति का क्या नाम है, उस पद्धति का नाम है आनुपातिक, क्या नाम है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल क्रमण मत प्रणाली। इसी पद्धति के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ली है, हमारा किस संविधान से हमने लिया, अपने भारत में शामिल किया, अपने भारत के संविधान में। तो बच्चा ये लिया मैंने आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। इस पद्धति के द्वारा किन किन को का चुनाव होता है भारत के संविधान के अंदर, किन और लोगों को, उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति के तहत होता है। इतनी जान लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो इसी पद्धति से होता है। जो राज्यसभा के सांसद बनते हैं उनका भी चुनाव इसी पद्धति से होता है। ऐसी हम बात करें विधान परिषद के जो सदस्य बनते हैं राज्यों में, है ना, उनका भी चुनाव इसी पद्धति के तहत होता है। कौन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना, एवं एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है। इतनी बात जान गए। अब राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है एक बार समझ लीजिए। मानिए 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। ये 3 राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हुए हैं, चुनाव राष्ट्रपति बनने के लिए, ए, बी, सी। अब क्या हुआ, पहला वोटर आया जिससे का नाम है ए, छोटी ए, है ना, पहला वोटर आया। उसने क्या किया, प्रेफरेंस के आधार पर सबसे पहला अपना वोट दिया बी को, दूसरा वोट दिया उसने सी को, और तीसरा वोट दिया उसने अपना मत के उसको। पहले उसने कहा कि सबसे पहले मुझे बी व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहिए, अगर बी भी नहीं बनता है तो मुझे सी राष्ट्रपति चाहिए, सी भी मुझे नहीं, उससे कम पसंद मुझे ए, दे दिया उसने, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा कैंडिडेट का नाम है बी, वो आया, उसने क्या किया, पहले वाले को राष्ट्रपति चाहा कि उसकी फर्स्ट चॉइस है, पहला वाला राष्ट्रपति बने, दूसरा वाला बी को चाहा, फिर सी को चाहा, उसने तीसरी अपनी प्रेफरेंस दी। इसी तरीके से सी व्यक्ति आया, सी व्यक्ति ने कहा कि मुझे सबसे पहले जो राष्ट्रपति बनाना है वो बी व्यक्ति को बनाना है, उसके बाद सी व्यक्ति को बनाना है, उसके बाद ए व्यक्ति को बनाया। इसी तरीके से डी की बात करें, डी है, उसको सबसे पहले उसने कहा कि मुझे बी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है, फिर डी व्यक्ति है कहता है कि मुझे ए व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है, उसके बाद सी व्यक्ति। अब आया ई वोटर, कौन आया बच्चा, ई वोटर आता है, वो अपनी पहली प्रेफरेंस देता है ए को, दूसरी प्रेफरेंस देता है सी को, और तीसरी इसकी चॉइस है बी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की। इसी तरीके से हम एफ की बात करें,
तो सबसे पहले एफ व्यक्ति कहता है कि मुझे बी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है ना। फिर वो कहता है मुझे ए व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है, फिर वो कहता है मुझे सी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है। इसी तरीके से अब आ जाता है जी व्यक्ति ये कहता है कि मुझे बी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है, फिर सी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है, फिर मुझे ए व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना है। अब अगर इसके वोटों को गिने, है ना, उसमें कंडीशन क्या है, देखो जितने वोट पड़े 1 2 3 4 5 6 7 वोट पड़े। इनमें देखो ए व्यक्ति को पहली प्रेफरेंस कितने लोगों को मिली है, सिर्फ 2 लोगों की, और बी व्यक्ति को 1 2 3 4 5। तो बी व्यक्ति को क्या हुआ है बच्चा, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 7 लोगों में से 5 लोगों ने ए व्यक्ति को चाहा कि वो राष्ट्रपति बने। तो क्या आप ये देख पा रहे होंगे कि इसको 50% से 1 वोट अधिक नहीं मिला, क्या मिला है कि नहीं मिला, बोलो। क्योंकि 7 का जो 50% निकालेंगे वो कितने निकालेंगे, 3.5 वोट। पर इसको, और ये कंडीशन है 3.5 वोट के बाद एक और अधिक वोट मिलना चाहिए, समझ रहे बात को। तो इसको मिला है कि नहीं मिला, बताइए आप। ठीक है, अगर हम ऐसी तरीके से इस चरण को पूरा करते हुए चले जाएं, ऐसे नीचे 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 ने बहुत सारे, तो उसको क्या हुआ कि हम ये मान लेते हैं कि प्रथम चरण में ऐसे करते जाइए। तो मैंने यहीं पे समझाया, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू मान के चलता हूं कि टोटल जो वोट पड़े हैं उनमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए व्यक्ति को टोटल जो प्रेफरेंस मिली वो 800 लोगों की मिली। 800 लोग चाहते हैं कि ए व्यक्ति राष्ट्रपति बने पहली प्रेफरेंस के द्वारा। ऐसी बी को 1000 लोग चाह रहे हैं पहली प्रेफरेंस के द्वारा कि राष्ट्रपति बने। इसी तरीके से सी को चाह रहे हैं 700 लोग, समझ रहे हो, है ना। अब आप ध्यान से अगर देखें, इन सबका टोटल अगर कर लें कंडीशन के इस हिसाब से, तो वो बन गया राष्ट्रपति। अगर ऐसी कंडीशन लेके चलें तो मान लो 800, 1000 और 700, इन सबको जोड़ेंगे तो ये बच्चा बन के तैयार हो जाएगा 2500। टोटल कितने वोट बनेंगे बेटा, 2500 वोट बनेंगे। क्या 1000 वोट या 800 या 700 वोट क्या 50+1% से अधिक है? नहीं है। तो क्या होगा, पहले राउंड में कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो जितने जो सी वाले थे सबसे कम जिनको ये प्रेफरेंस मिली थी, उसको इस राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। अब दूसरी चॉइस देखी जाएगी, है ना, दूसरे राउंड में किन किन लोगों को दूसरी सेकंड चॉइस मिली है। तो द्वितीय चरण में क्या होगा, अब उसको ऐड कर लिया जाएगा द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में क्या हुआ कि द्वितीय चरण में 500 लोगों को क्या मिला, ए वाले व्यक्ति को, ए राष्ट्रपति जो बनना चाहता है उसको द्वितीय चॉइस मिली 500 लोगों की। इसी तरीके से बी को द्वितीय चॉइस मिली कितने वोटों की, 200 वोटों की, 200 वोटों की। ठीक है, पहले उसको मिली थी, पहली चॉइस मिली थी ए को 800 वोटों की, दूसरी चॉइस मिली उसके 500 वोटों की, बी को मिली 1000 और फिर दूसरी चॉइस मिली 200। तो आप यहां से अगर देखें तो दोनों चॉइसों को मिला लें, ए व्यक्ति को कुल कितने वोट मिल गए बच्चा, तो अगर मिलाएं तो कितने मिले बच्चा, ए व्यक्ति को कुल वोट मिल गए पहली और दूसरी चॉइस मिला के 1300। ऐसे बी व्यक्ति को कितने मिल गए, 1200 वोट। जबकि कुल वोट कितने पड़े थे बच्चा, 2500 वोट पड़े थे, 2500 लोगों ने वोट दिया था, है ना। ऐसे करके कुल वोट कितने पड़ गए थे, 2500। तो अगर ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसको कितने वोट चाहिए, 1250 + 1 वोट चाहिए। क्योंकि इसका क्या मतलब हो गया कि 50% + 1 वोट। क्या इनमें से किसी को मिला है, ए व्यक्ति को देखो 1300 वोट मिले हैं, तो 1250 + 1 वोट से अधिक मिला है। तो इसी से क्या बन जाएगा व्यक्ति, इस व्यक्ति की जीत हुई और दूसरे राउंड में क्या हो गया, इसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। ये है राष्ट्रपति को चुनाव कराने की प्रक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। ये किस अनुच्छेद के तहत है महाभियोग की प्रक्रिया, 61 आर्टिकल के तहत। सबसे पहले ये जान लीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया का स्रोत क्या था, स्रोत था यूएसए। हमने ये यूएसए से लिया है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। इतनी बात आप जान गए, ठीक है। अगर हम बात करें कि महाभियोग कैसे लाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर, तो उसने क्या किया, उसका आधार क्या है, बेस क्या है। तो उसका जो आधार है बच्चा वो क्या होना चाहिए, भारतीय संविधान का अतिक्रमण। अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का क्या करता है, अतिक्रमण करता है, कोई भी राष्ट्रपति, तो उस पर क्या लाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, ठीक है। अब आप जान लिए कि महाभियोग इसको कहते हैं, सबसे पहले लागू होने से पहले इसको बोलते हैं महाभियोग विधेयक। ये विधेयक पेश होगा। तो जो महाभियोग विधेयक है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो 2 सदन होते हैं,
है ना। कितने सदन होते हैं बच्चा? 2। एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मान लो हमने किसमें? लोकसभा में रखा। ये महाविधेयक था, महाभियोग विधेयक भी उसको किसमें रख दिया? लोकसभा में रख दिया, है ना। किसमें रख दिया बच्चा? लोकसभा के अंदर रख दिया। अब लोकसभा में जैसे ही रखेंगे तो 14 दिन के भीतर 14 दिन के भीतर क्या करेगा? जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति को क्या देगा? सूचना देगा कि आप पर महाभियोग प्रक्रिया चालू होने वाली है ना। अब इसमें सदन में रखने के लिए क्या होना चाहिए? जब लोकसभा के विधेयक, महाभियोग विधेयक को लोकसभा में रखने के लिए आपको जो कुल सदस्य हैं उसका 1/4, है ना, सदस्यों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। तभी आप किसी भी सदन में क्या करेंगे? इस विधेयक को रखेंगे, है ना। चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों चाहे राज्यसभा के सदस्यों का 1/4 अध्यक्ष होने चाहिए, एक का। जैसे लोकसभा में रख रहे हैं तो उसके कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, तब आप उस विधेयक को लोकसभा में रखेंगे। जैसे विधेयक लोकसभा में रख गया तो 14 दिन के भीतर आपको क्या करना है? राष्ट्रपति को सूचना देनी है कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी। फिर जब प्रक्रिया शुरू होगी तो यहाँ पे होने के बाद कहाँ जाएगी? राज्यसभा में। जब राज्यसभा के अंदर जाएगी तो राज्यसभा वहां पर क्या होती है? जांच सदन के रूप में काम करेगा। जांच सदन के रूप में काम करेगा। तो अगर उस समिति में जांच पाई जाती है और वो उसने क्या किया? सही पाया गया, तो अपने कुल सदस्यों का कितना? कुल सदस्यों का 2/3 से क्या कर देगा? उस बहुमत को पास कर देगा। जब पास हो जाएगा तो फिर वह कहाँ जाएगा? लोकसभा के अंदर। अगर लोकसभा के अंदर भी 2/3 बहुमत से पास हो गया, कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों से क्या हो जाता है? पास हो जाता है, तो वह बिल पास माना जाएगा और महाभियोग लग जाएगा किसके ऊपर बच्चा? राष्ट्रपति के ऊपर। और राष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा, उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये है महाभियोग प्रक्रिया। समझ गए, है ना। ये बात पूरी जान गए महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92। क्या नाम है बच्चा? स्टडी 92। उसको क्या करें? आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92, उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।